हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे से यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। हम लोग विभिन्न यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पुर्तगाल और डचों का इतिहास जान चुके हैं। आज हम भारत में अंग्रेज़ों का आगमन प्रारंभ करने वाले हैं। आपको जैसा कि पता है कि विभिन्न यूरोपीय कंपनियां, जिसमें पुर्तगाल सबसे पहले आते हैं, और ये किस रास्ते से आते हैं तो जल मार्ग के थ्रू। और अब तक ब्रिटेन निवासी को, ब्रिटेन अंग्रेज़ों को ये पता नहीं था कि भारत में आने का रास्ता जो है वो जल मार्ग के थ्रू कैसे है। तो इस क्षेत्र में जो सबसे पहली उपलब्धि मिलती है वो 1578 ईस्वी में फ्रांसिस ड्रेक नामक एक कप्तान को एक लूटे गए जहाज से भारत आने का नक्शा प्राप्त होता है। इसके बाद जब भारत आने का नक्शा इनको प्राप्त हो जाता है तो लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापना की जाती है। कब? 1599 ईस्वी में। इस कंपनी का नाम क्या रखा जाता है? गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा ईस्ट इंडीज यानी कि भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है। और ये जो कंपनी बनाई जाती है उसमें टोटल कितने लोग होते हैं? तो 217 व्यक्ति इसमें पार्टनरशिप पे होते हैं, साझेदार होते हैं। इसके बाद होता क्या है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 को उस टाइम जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने प्रथम समुद्री मार्ग, चूँकि ये भारत आने के लिए सबसे पहला समुद्री मार्ग था, और ये भारत में व्यापार करने के लिए इस कंपनी को शुरुआत में 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दे देते हैं। लेकिन इस कंपनी को बाद में फिर इसके पुत्र जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दिया। इसके बाद होता क्या है? हालांकि इससे पहले जो स्थल मार्ग पर व्यापार होता था, स्थल मार्ग पर व्यापार करने का जो पहला अधिकार पत्र है वो 1593 ईस्वी में लीवेंट नामक एक कंपनी को प्राप्त हो चुका होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 1578 में फ्रांसिस ड्रेक नामक एक कप्तान को एक लूटे गए जहाज से भारत आने का नक्शा प्राप्त होता है। लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है 1599 ईस्वी में। इस कंपनी में 217 व्यक्ति साझेदार रहते हैं। इसके बाद इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी, शुरुआत के 15 वर्षों में भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दे देते हैं। लेकिन इनके पुत्र जेम्स प्रथम 15 वर्ष के पीरियड को बढ़ाकर अनिश्चित काल तक व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। हालांकि स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था वो 1593 ईस्वी में इसका अधिकार पत्र लीवेंट नामक एक कंपनी को प्राप्त हो चुका होता है। इसके बाद आगे क्या होता है? 1668 ईस्वी में। इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो इसका कुछ बेसिक इतिहास रहा, कुछ इसका पहले पृष्ठभूमि रहा है। स्टार्टिंग में इसका डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं रखा गया, तो हम उसी के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद 1668 ईस्वी में जब ये कंपनी बनी 1599 में भारत में व्यापार करने के लिए, तो इसके देखा देखी में 3 और कंपनी इंग्लैंड में ही बन गई। उसका नाम क्या था? एक न्यू कंपनी, एक जनरल सोसाइटी नामक कंपनी, एक इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट। ये तीनों कंपनी कब बनती है? 1668 ईस्वी में बन जाती है। किसके देखा देखी में बनती है? तो ये गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के देखा देखी में ये कंपनी बनती है। इसके बाद आगे क्या होता है? 1708 ईस्वी में। 1708 से पहले की एक घटना क्या है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है और जितने भी शासक होते हैं वो अयोग्य होते हैं। धीरे धीरे मुगल वंश का जो दौर होता है वो खत्म होने के कगार पर रहता है। अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है। अंग्रेज़ आते हैं बेसिकली भारत में किस लिए? तो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो वही 1708 ईस्वी में ये जितनी सारी कंपनियां थी, ये सारी कंपनियां को मिलाकर एक नया नाम रख दिया जाता है। क्या नाम रख दिया जाता है? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विथ ईस्ट इंडीज। क्या? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग विथ ईस्ट इंडीज। तो ये इतने जो ये कंपनी का जो नाम है इतना बड़ा था, इसलिए बाद में एक एक्ट लाया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा,
इस नाम को क्या कर दिया जाता है, चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम लोग डायरेक्ट शुरू में ही पढ़ते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले ये इसका बेसिक इतिहास है, बेसिक पृष्ठभूमि है जो आपको जान लेना है। और पूछ देता है कि बताइए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब 1600 ईस्वी में हुई थी तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। और उस टाइम मुगल बादशाह कौन थे, तो उस टाइम बादशाह कौन थे, अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 में तक रहता है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। होता क्या है, भारत में व्यापार करने के लिए अब ब्रिटेन के राजकुमार कौन होते हैं, जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम अपना एक राजदूत भारत में व्यापार करने के लिए भेजते हैं। वहाँ के जो राजा थे, जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, उससे परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। तो कैप्टन हॉकिंस जो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सबसे पहले आते हैं, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। हालांकि जब ये ब्रिटेन से चल रहे होते हैं तो उस टाइम इनको ये पता होता है कि भारत में जो शासन है वो अकबर का है, और ये अकबर के नाम का पत्र लेकर ये भारत में पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले ही अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, और 1608 में जब ये पहुंचते हैं तो उस टाइम जो मुगल बादशाह थे आपके जहांगीर थे। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए कैप्टन हॉकिंस भारत में कब आते हैं, तो 1608 में। किसका राजदूत बन के आते हैं, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आते हैं। किसके दरबार में आते हैं, तो जहांगीर के दरबार में आते हैं। किसके नाम का पत्र लेकर भारत आ रहे होते हैं, तो ये अकबर के नाम का पत्र लेकर आ रहे होते हैं। जो कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए तो कैप्टन हॉकिंस एक अंग्रेज थे, लेकिन ये फारसी भाषा के भी बहुत बड़े जानकार थे। जब ये भारत में आते हैं तो इनका जो जहाजी बेड़ा होता है उसका नाम था हेक्टर नामक जहाज से ये आते हैं। और उसी हेक्टर नामक जहाज पे एक छोटा सा जहाजी बेड़ा रहता है जिसका नाम था रेड ड्रैगन। जहांगीर के दरबार में जब ये कैप्टन हॉकिंस आते हैं, फारसी में बातचीत करते हैं, तो जहांगीर बहुत खुश हो जाता है, और खुश होकर क्या करता है, इनको 400 मनसब यानी कि कुछ क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति, और इसके अलावा इनको इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। किनको, कैप्टन हॉकिंस को। कौन देता है, तो जहांगीर। इसके साथ ही 1608 में जब ये पहुंचता है तो 400 मनसब के अलावा इंग्लिश खान की उपाधि देता तो है, इसके अलावा सूरत में व्यापार करने की अनुमति भी दे देता है, अर्थात सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देता है 1608 में। लेकिन होता क्या है, 1608 में पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति तो देता है, लेकिन यहाँ के जो पहले व्यापारी थे, पहले से जो लोकल व्यापारी, सूरत के जो लोकल व्यापारी थे, जो पुर्तगाली पहले से आए हुए थे, वो वहाँ पे व्यापार कर रहे होते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि अंग्रेज भारत में आके व्यापार करना चाह रहे हैं हमारे क्षेत्र में, तो ये विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। जहांगीर को न चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, उनकी अनुमति को रद्द करना पड़ता है कि आप अपनी फैक्ट्री नहीं बनाइए। तो जो फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित होने वाला था, उस फैक्ट्री का काम क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये क्वेश्चन कहीं पे आपको मिलता है कि बताइए अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब बनाई थी, तो बहुत जगह आपको सूरत मिलेगा, बहुत जगह फिर आपको मसूलीपट्टनम मिलेगा। हालांकि इसके बाद में मसूलीपट्टनम में जो पहली फैक्ट्री बनती है वो कहाँ बनती है, मसूलीपट्टनम में बनती है 1611 ईस्वी में, जो एक अस्थायी फैक्ट्री के तौर पर होती है। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, जो अस्थायी तौर पे बनती है। इसके बाद 1611 के बाद की एक घटना है क्या, 1612 याद होगा आपको, हम पुर्तगालियों में पढ़ा है। 1612 ईस्वी में सूरत का एक गांव होता है जिसका नाम था स्वाली, और स्वाली नामक जगह पे एक स्वाली का युद्ध होता है पुर्तगाल और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थॉमस बेस्ट कर रहे होते हैं, और इसमें पुर्तगालियों की पराजय हो जाती है। जब अंग्रेज़ों के इस सैनिक व्यवहारता के रूप को देखते हैं तो जहांगीर ये खुश हो जाते हैं कि आने वाला अंग्रेज़ देखिए पहले से जो यहाँ पे व्यापार कर रहा था उसको पछाड़ कर ये आगे निकल गया। तो जहांगीर अंग्रेज़ों से शुरुआत में प्रभावित होते हैं और व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। तो जो फैक्ट्री का काम 1608 में रुक गया था, वो फैक्ट्री पुनः कब बन जाता है, 1613 ईस्वी में बन जाता है, और ये किस कारखाना के तौर पर, अस्थायी कारखाना के तौर पर बन जाता है।
तो 1613 में सूरत में ये अस्थाई कारखाना बन जाता है। तो आपको 1608 की यह घटना जो है कैसे कैसे आगे बढ़ रही है ये आपको ध्यान रखना है। कैसे बढ़ा? 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, किसका राजदूत बनकर? जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर। जब ये 1608 में आता है कैप्टन हॉकिंस, तो किस जहाज से आता है? हेक्टर नामक जहाज से। उसमें एक छोटा जहाज भी था, रेड ड्रैगन। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत बड़ा जानकार था। जब ये आता है तो जहांगीर इससे काफ़ी प्रभावित होता है। इससे प्रभावित होकर इसको 400 का मनसब एवं इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। साथ ही साथ सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देता है। लेकिन कुछ लोकल व्यापारियों द्वारा जब विरोध प्रदर्शन होने लगता है तो इनके फैक्ट्री बनाने की अनुमति रद्द कर दी जाती है। उसके बाद एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता है। इसके बाद 1612 ईस्वी में स्वाली के युद्ध में अंग्रेज पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं, जिसका नेतृत्व थॉमस बेस्ट कर रहे होते हैं। अंग्रेज जहांगीर इससे काफ़ी प्रभावित होता है और 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापार करने की अनुमति पुनः ये दे देता है, यानी कि फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देता है। और जो ये अस्थायी फैक्ट्री थी उसको अब ये फैक्ट्री अस्थायी तौर पे सूरत में स्थापित हो जाती है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो दूसरे आते हैं अंग्रेज के जो राजदूत बन के आते हैं 1615 ईस्वी में सर टॉमस लो, ये भी किसके दरबार में आते हैं? जहांगीर के दरबार में आते हैं। किसके राजदूत बनकर? तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस लो किन के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे भारत में अपना क्या कर रहा है? पाँव पसार रहा है, यानी कि अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे कब और ज़्यादा सफलता मिलती है? 1632 ईस्वी की घटना है। 1632 में गोलकुंडा के एक राजा थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह अंग्रेज़ों से प्रभावित होकर इनको 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। ये अंग्रेज़ों के लिए एक पहला सुनहरा अवसर था, इसलिए 1632 ईस्वी में इस डेट को क्या कहा जाता है कि सुनहरा फरमान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर नामक जगह पे अंग्रेज अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। 1639 ईस्वी में मद्रास को ये पट्टे पर उधार ले लेते हैं और वहाँ उसकी क्या कर लेते हैं? वहाँ उसकी किलेबंदी करवा लेते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या रखते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639 में मद्रास को किराए पर उधार लेते हैं, पट्टे पर उधार लेते हैं और 1644 में ये फैक्ट्री ये जो आपका किला है बन के तैयार हो जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि बताइए फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है ये कहाँ है? तो मद्रास में है। किस यूरोपीय कंपनी का किला था? तो ये आपका अंग्रेज़ों का था। इसके बाद 1651 ईस्वी में हुगली में पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके बाद 1651 के बाद आपको 1661 ईस्वी में क्या होता है? इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है। और पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन है उसका विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ होने पर दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को पूरा बम्बई का क्षेत्र दे दिया जाता है, जिसे चार्ल्स द्वितीय 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ये पूरी बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह 1661 में होता है। दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को पूरा बम्बई मिल जाता है और इस बम्बई को चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो अंग्रेज होते हैं ये भारत के व्यापारिक मामले से क्या करने लगते हैं? राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो उस टाइम जो मुग़ल बादशाह थे 1686 ईस्वी में एक घटना और घटती है। 1686 ईस्वी में औरंगजेब के समय में हुगली के क्षेत्र में अंग्रेज बहुत भयंकर लूटपाट मचाते हैं। जब ये घटना का पता औरंगजेब को पता चलता है तो वो इनकी जमकर तोड़ाई करते हैं और इसके बाद ये अंग्रेज यहाँ से भाग जाते हैं और एक बगल के द्वीप में जो एक द्वीप हुआ करता था वहाँ पे जाके ये रुके हुए रहते हैं और उसके बाद में ये अंग्रेज क्षमा याचना
औरंगजेब के सामने करने लगते हैं। तो क्षमा याचना करने पर औरंगजेब इनको 1.5 लाख मुआवजा के बदले पुनः व्यापार की अनुमति दे देते हैं। यकीन मानिए कि जब औरंगजेब ने इनको अपने यहाँ से भगाया था, अगर ये अंग्रेज वापस यहाँ से अगर अपने कंट्री चले जाते, अपने यूरोप महाद्वीप में चले जाते, तो फिर ये वापस कभी नहीं आते। लेकिन जब ये औरंगजेब ने इनको क्षमा कर दिया तो इनको पुनः मौका मिल गया भारत में व्यापार करने का। और आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो जाती है, तो उसके बाद जो मुग़ल काल प्रारंभ होता है, जिसे उत्तर मुग़ल काल कहते हैं, उसके जितने भी शासक हुए वो अयोग्य हुए, अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता है और धीरे धीरे राजनीतिक मामले में इनके हस्तक्षेप करने लगते हैं। और धीरे धीरे जब मुग़ल सम्राट कह रहे हैं, मुग़ल वंश जब खत्म हो जाता है, उसके बाद ये भारत के सर्वे सर्वा बन जाते हैं। तो 1686 की घटना आपको याद रखना है। इसके बाद 1698 ईस्वी में बंगाल का जो सूबेदार था अजीम उस्सान, उससे कंपनी ने 3 गाँव, बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान से कंपनी ने 3 गाँव, जिसका नाम था एक का सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर, इन तीनों को 1200 रुपये में किराए के बदले में ले लेता है। कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तीनों गाँव को मिलाकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी एक आधुनिक शहर का निर्माण करती है, जो आज वर्तमान में आपको कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। इसकी जो रूपरेखा जो तैयार करवाया था, इसका जो स्ट्रक्चर जो बनाया था कलकत्ता का, वो बनवाने वाला कौन था? इसका जो वास्तुकार था जॉब चारनाक था। बाद में इस कलकत्ता शहर को किलेबंदी करवाकर इसका नाम फोर्ट विलियम रख दिया जाता है। तो ये फोर्ट विलियम तब रखा जाता है, इंग्लैंड के एक राजा आने वाले थे जिसका नाम था राजा विलियम थर्ड। तो राजा विलियम थर्ड के सम्मान में फोर्ट विलियम नाम रख दिया जाता है। पूछ देगा फोर्ट विलियम का किला कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है। और इस फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष के रूप में चार्ल्स आयर को नियुक्त किया जाता है। तो ये आपको घटनाएं कुछ क्रम से याद रखनी है। इसके बाद एक और अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिलता है 1717 ईस्वी में, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से डॉक्टर डिप्लोमेसी। हुआ क्या था? 1717 ईस्वी में डॉक्टर सरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजों का दल आता है भारत। उसमें से एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। तो उस टाइम जो मुग़ल बादशाह हुआ करते थे वो थे फलुक्सियर, और फलुक्सियर को एक जानलेवा बीमारी थी, एक फोड़ा वाला बीमारी था। तो वो फोड़ा वाला बीमारी किसी भी राज वैद्य जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थे उसके द्वारा ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर हैमिल्टन को जब ये बात पता चलती है तो वो इनका इलाज करते हैं और उनके रोग को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो फलुक्सियर उनसे खुश हो जाता है और खुश होकर अंग्रेज़ों के लिए एक शाही फरमान जारी कर देते हैं। उस शाही फरमान में क्या था? सूरत में 10,000 रुपया वार्षिक कर के बदले कर मुक्त व्यापार। बम्बई में जो ढाले गए सिक्के थे, जो अंग्रेज़ों द्वारा जो टकसाल लगाया गया था, वो जो सिक्के ढाले जाते थे वो पूरे मुग़ल साम्राज्य में वैलिड होगा। इसके अलावा बंगाल में 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज़ों को दे दिया गया। इससे पहले इतना व्यापक अधिकार अंग्रेज़ों को नहीं मिला था, इसलिए 1717 में फलुक्सियर द्वारा जारी फरमान को शाही फरमान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बेसिक बातें हैं अंग्रेज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, क्रम से इसका अध्ययन करना है। और यकीन मानिए कि 2 से 3 बार जब इसको आप पढ़ लेते हैं तो यकीनन आपका क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आएगा आपको बनेगा ही बनेगा। एक बात और, जो कंपनी होती थी और उसके व्यापार जो होती थी उसकी देख रेख करने की जिम्मेवारी जो होती थी गवर्नर इन काउंसिल की हुआ करती थी। तो ये सब जानकारी आज आपको उपलब्ध करवाया गया है। भारत में अंग्रेज़ों का आगमन किस प्रकार होता है एकदम हमने आपको शुरू से लेके लास्ट तक बता दिए हैं। अब इसका अध्ययन आप अपने घर पे जाके इसका करीब 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। आप इसको बढ़िया ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, यकीनन आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा इस वीडियो को देखकर ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको सुझाव देना हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।